सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था बेटा, तो इस वजह से हमारी क्लास है जो वो बीच में ही कट हो गई। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। सो एक साल का होता है जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है बेटा, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स हैं जो वो प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो है वो सिस्टम है वो किया जाता है, ताकि एक साल बाद हमको अच्छे रिजल्ट मिल सके। द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्ड दैट द इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली। इनकम स्टेटमेंट होती है जो बेटा किसी भी कंपनी की, वो एक साल की, हर साल आपको बना के दिखानी है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, वो क्यों बनानी जरूरी होती है बेटा, क्यों बनानी जरूरी होती है जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी के लिए? बिकॉज अगर आप कुछ भी करते हो, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड तो रखते हो ना। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप अपनी नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, आपने एडमिशन करवाई हुई, आप एग्जाम दोगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाओगे। ठीक है ना, तो हर एक काम का एक अपना अपना मेथड होता है, हर एक काम का अपना अपना एक मेथड होता है बेटा। तो उसी के हिसाब से सभी लोग जो है वो काम करते हैं, ऐसे ही बिजनेस भी है जो वो अपना काम करता है। ठीक है ना। हाँ जी सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, उसको एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, बना के रखते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ certain situation preparation of interim financial statement become necessary। तो कई केसों में क्या होता है, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, जो इन बिटवीन द ईयर, एक साल की जो है एक साल जो होता है ना, उसके मिड में, इंटरम उसके मिड में जो हम तैयार करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स, उनको बोलते हैं इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो भी पॉइंट्स है ना बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आपने अच्छे से समझना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। कॉस्ट कंसेप्ट, द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर दैट all assets are recorded in the books of account at their purchase price। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि परचेज प्राइस के ऊपर जो है आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, कि परचेज प्राइस के बारे में ही जो है वो रखना है आपने। ठीक है, ठीक है, तो क्या किस चीज पे रखोगे आप, परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस क्या होता है बेटा, जिसपे आपने वो चीज है जो वो परचेज की है। ठीक है, ठीक है, जिसपे आपने वो जो भी एसेट है वो परचेज की हुई है उसको बोलते हैं परचेज प्राइस। ठीक है ना, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। देखो बेटा, आप ना मान लो कि कोई आपने मशीन ली है 2-3 लाख रुपए की, ठीक है, आपने वो दिल्ली से मंगवाई है। ठीक है, 3 लाख रुपए तो उसकी कॉस्ट हो गई। आपने दिल्ली से जब मंगवाई तो आपको जो है वो मान लो 10,000 या 20,000 रुपये आपको देने पड़ गए, किस चीज के, वो ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, 20,000 वो हो गए, 3 लाख की तो पहले ही थी मशीन हमारी, 20 फिर हो गए।
जब आपने आपने उसको अपनी फैक्ट्री में लेके आए तो 5,000 रुपये आपको देना पड़ गया किनको, जो उसको सेट करके गए थे। टोटल कितना हो गया। जब आपने खरीदी थी, परचेज की थी, तब उसकी कीमत क्या थी, उसकी कीमत थी कि जैसे कि 3 लाख थी पहले, 20,000 उसको रास्ते में जब आपने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ गई। जब आपने फैक्ट्री में लाके वो खड़ी की, उसके बाद उसको लगाने के लिए आपका फिर से 5,000 रुपया खर्चा हो गया। तो बेटा ये सब क्या होता है, ये एक्विजिशन चार्जेस होते हैं, एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये सब के जो खर्चे होते हैं ये भी उसके परचेज प्राइस में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो टोटल कितने की होगी, मतलब हमारी मशीन ना 3,25,000 रुपए की। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? प्लीज थम्स अप कर दो अगर सभी को समझ आ गया। समझ आ गया ना बेटा? ठीक है बेटा, ओके। सो द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, the concept of cost is historical in nature, as it is something which has been paid on the last date of acquisition and does not change year after year. जो कंसेप्ट कॉस्ट होती है ना, तो उसका क्या होता है बेटा, एज इट इज समथिंग जो आपने पे किया है, कब, जब आपने उस मशीन को लगाया था। ठीक है, एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, तो उसको आपने चेंज नहीं किया। ये वैल्यू जो होती है तब की होती है जब आपने मशीन को लाके बिल्कुल अपनी फर्म में सेट किया था। ठीक है, अभी आप एक एग्जांपल लेते हैं। For example, if a building has been purchased by a firm for 2.5 crore, the purchase price will remain the same for all years to come. ठीक है, आने वाले सभी ईयर्स के लिए तो क्या होगा, वो 2.5 करोड़ ही रहेगा। इट्स मार्केट, इसकी मार्केट में जो वैल्यू है हो सकता है वो कम हो या ज्यादा हो, बट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखना है, 2.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, सो ये होती है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिक कंसेप्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। It provides the very basis for recording business transaction into the books of accounts. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect, should therefore be recorded at two places. तो आपको कोई भी जो ट्रांजेक्शन हुई है ना, उसको क्या करना है, टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना है। देखो बेटा, एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप ना मान लो घर से 10,000 रुपीज लेके गए थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, वो 10,000 किसको दे दिए, शॉपकीपर को दे दिए। ठीक है, बदले में आपने क्या ले लिया, एक मोबाइल ले लिया। ठीक है, आपने मोबाइल ले लिया, 10,000 किसको मिल गए, शॉपकीपर को। अगर आप घर पे आके ये बोल रहे हो कि मेरे तो 10,000 रुपए चल गए, मेरे तो 10,000 रुपए लग गए, ये हो गया मेरे 10,000, ऐसे ही आप बोले जा रहे हो 10,000 लग गए, 10,000। अरे भाई देखो तो सही ना, उस 10,000 का किया, चोरी तो नहीं हुए ना, बदले में आपको कुछ मिला है। ठीक है, आपको कुछ मिला है ना, उसके बदले में क्या मिला है, मोबाइल मिला है, आपको एक चीज मिली है। दोनों जगह काम हुआ है ना। अगर आपकी पेमेंट गई है आपके हाथ में से, तो वापस भी तो कुछ मिला है ना उस पेमेंट के बदले में। सो दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, सो ये क्या होता है, जिसमें दो ट्रांजेक्शन होती हैं, एक चीज जाती है, दूसरी आती है हमारे पास। ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना। ये देखिए बच्चे, सो हमारे पास है द डुअलिटी।
द डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग की इक्वेशन क्या होती है बेटा, अपने सभी ने ध्यान रखना है इस चीज का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट क्या होती है हमारी, जो बिजनेस में होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल होती हैं, तो वो होती है एसेट। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जो देनदारी है, ठीक है। कैपिटल क्या होती है बेटा, जो एक ऑनर है, जो उसने पैसा लगाया है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है ना। इन अदर वर्ड द एक्विजिशन स्टेट्स दैट द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू क्लेम ऑफ ऑनर एंड द आउटसाइडर, क्लेम ऑफ ऑनर एंड द आउटसाइडर, ठीक है बेटा। जो भी बिजनेस में एसेट्स होती है, आपको पता है कि एसेट क्या होती है, पता है किसी को? एसेट होती है बेटा जो बिजनेस की, जिसके ऊपर बिजनेस की ऑनरशिप हो, ठीक है, जो बिजनेस में ओन की हो, उसको बोलते हैं एसेट। एसेट दो तरह की होती है बच्चे, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल एसेट। जो इनटेंजिबल होती है वो उसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जो टेंजिबल होती है उसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इनटेंजिबल में कौन कौन सी एसेट आती है बेटा, कॉपीराइट्स आ जाते हैं हमारे पास, जो और क्या हो सकता है इसमें, कॉपीराइट्स, नॉ हाउस हो जाती है, ठीक है। सो ये चीजें होती है, इनटेंजिबल बोला जाता है, गुडविल हो जाती है, ठीक है। जो टेंजिबल में क्या आता है बच्चे, टेंजिबल में आता है हमारी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, जो भी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो एसेट किससे मिलके बनती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी क्या है, देखो बेटा आपके पास इतने पैसे तो नहीं होते, कोई भी इंसान जब बिजनेस शुरू करता है कि उसने सारे पैसे की, उसने बिल्डिंग भी बना ली, सारे खुद के पैसे से उसने सामान भी रख लिया, सारे खुद का ही पैसा यूज कर लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है, एक तो क्या करता है, वो खुद का पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या हो सकता है बच्चे, लाइबिलिटी का मतलब कि उसने कुछ ना कुछ बाहर से जो है वो अरेंज किया है, लाइक किसी बैंक से लोन लिया, फिर उससे क्या कर लिया, अपनी एसेट वगैरह परचेज कर ली, ठीक है बेटा। सो लाइबिलिटी और कैपिटल को ऐड करके जो भी पैसा बना, उससे आपने क्या अरेंज किया, आगे एसेट बन गई उससे आपकी। मेरी भी कंटिन्यू ये लैपटॉप बस मैं करा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है बस लास्ट, revenue recognition concept. The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounting record only when it is realized. Here arises two questions in mind. First is termed as revenue and other is when the revenue is realized. रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू रियलाइज कब होती है, ठीक है। लेट अस टेक द फर्स्ट वन फर्स्ट। रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम, देखो बेटा रेवेन्यू क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में रेवेन्यू होता है जो आपके पास इनफ्लो हो रहा है मनी का, ठीक है। पैसा बिजनेस में कैसे आता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने गुड्स बेची, कुछ जिसमें आप बिजनेस में डील कर रहे हो, आप उसका सामान क्या करते हो, बेचते हो, फिर पैसा कमाते हो, ठीक है ना। या फिर सर्विसेज, बाय एन एंटरप्राइज, तो वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करके कुछ पैसा जो होता है वो आता है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इनफ्लो, ठीक है ना। यूज बाय यूज बाय others of the enterprise's resources yielding interest, royalty and dividends. So बेटा ये सभी जगह से जो भी इनकम बिजनेस में आ रही है रेगुलरली, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। बेटा इस पॉइंट को नोट कर लेना, व्हाट इज रेवेन्यू,
revenue is the inflow of cash arising from sale of goods and services, interest, डिविडेंड और रॉयल्टीज। इन सब चीजों से जो इनकम आ रही है उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू। देन सेकेंडली है बेटा हमारे पास रेवेन्यू रियलाइज कब होती है। सेकेंडली रेवेन्यू इज assumed to be realized when a legal right to receive its arise। जब आपके पास लीगल राइट है कि आपने उनसे जो पेमेंट है वो लेनी है। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैव बीन रेंडर्ड, जब आपने सामान बेच दिया, ठीक है, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आप क्या है हकदार हैं कि आप उनसे पैसे ले लेंगे। द क्रेडिट सेल आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑन डे सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड। सो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट आपने बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है। रेवेन्यू रियलाइज का मतलब ये है बेटा कि अगर आप उधार भी सामान बेच रहे हो, जिस दिन आपने उधार सामान अपने बिजनेस से उठा के दूसरे पर्सन को बेच दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, उस दिन आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी, ना कि उस दिन के जिस दिन वो आपको पेमेंट दे के जाए। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो बिजनेस कहता है कि अगर आप क्रेडिट पे उधार भी सामान किसी को बेच रहे हो तो आपने ये नहीं सोचना कि वो 6 मंथ तक पेमेंट देके जाएगा तब हम लोग नोट करेंगे, नहीं। आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुकी है जब आपने सामान सेल कर दिया, तो बेटा ये आपने क्या करना है, इसको उसी डे से आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर देना है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है ना, चाहे आप कैश कर रहे हो चाहे क्रेडिट पे कर रहे हो। कैश क्रेडिट का पता है ना बेटा, कैश होता है आपने सामान दे दिया किसी को बेच दिया, बदले में साथ ही में पैसे मिल गए। ठीक है, एक क्रेडिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है जिसमें आपने आज सामान दे दिया अपने कस्टमर को, तो उनको वो बोलता है कि मैं आपको 1 महीने तक पैसे दे के जाऊंगा। तो आपकी रेवेन्यू आज जनरेट हो चुकी है, चाहे वो आज पैसे दे जाए चाहे वो महीने तक दे के जाए। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉइंट। सो तो बेटा आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही है। आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, मैं दोबारा फिर से दिखा देती हूँ आपको, नोटबुक पे के ऊपर नोट कर लेना सभी बच्चे ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट पॉइंट बेटा हमने पढ़ा था, देखो फर्स्ट डे से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सबसे पहले पढ़ा था बेटा हमने। उसके बाद पढ़ा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के 1 साल का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट था कॉस्ट कंसेप्ट की, आपने हिस्टोरिक कॉस्ट लेके चलनी है। ऐसे नहीं कि मार्केट की वैल्यू आप लिख दो, पिछले साल उसकी वैल्यू मान लो 5 करोड़ रुपए थी किसी भी चीज की, तो इस बार मार्केट में वैल्यू कम होगी तो आप वो नोट कर दो, ऐसा नहीं है। जो उसकी कॉस्ट है, जो असली वैल्यू है वो ही आप नोट करोगे। उसके बाद है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये भी मैंने अभी कराया आपको। ठीक है, कि 2 जगह के जो होता है एंट्री का प्रभाव होता है। नेक्स्ट इज बेटा ये हमारी इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एक है हमारा अगला पॉइंट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। सो आज के लिए हमारा इतना ही है बेटा। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा सभी को अच्छे से आज का टॉपिक? थम्स अप करो अगर आपको समझ आ गया। ये बहुत सिंपल टॉपिक था वैसे, अगर आप रीड करोगे तो थोड़ा सा खुद से टफ लगेगा, बट अभी मैंने समझा दिया, अगर आप इसके बाद रीड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। our next class will be at 10:25 business study class. Okay, see you in next class.